आज हम डिस्कस करेंगे द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के ऊपर। इसमें हम जानेंगे प्रोविडेंट फंड के बारे में, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के बारे में और ईडीएलआई के बारे में, यानी एम्प्लॉय डिपॉजिटेड लिंक्ड इंश्योरेंस के बारे में। हम सभी जॉब करने वाले या फिर एम्प्लॉयर को ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे डिफरेंट पॉइंट्स के माध्यम से जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो एज़ यूजुअल मैं सबसे पहले एक पेन पिक कर लेता हूँ ताकि अगर कहीं लिखने की ज़रूरत पड़े तो मैं इसको लिख पाऊँ। तो पहला पॉइंट है मेरा ऑब्जेक्ट। इसका क्या ऑब्जेक्ट है? दूसरा अप्लीकेबिलिटी, तीसरा रजिस्ट्रेशन, चौथा वेज लिमिट्स और एलिजिबिलिटी, पांचवा कंट्रीब्यूशन रेट्स और स्प्लिट स्ट्रक्चर, और सिक्स है इंक्लूजन अंडर दिस एक्ट, सेवन्थ है कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट, और एट्थ है वन सिंपल एग्जांपल। ये भी एक एग्जांपल लिया है ताकि हम कॉम्प्लेक्सिटीज़ को अच्छी तरह से समझ पाएँ। और नेक्स्ट है विड्रावल, और नेक्स्ट है फिर की बेनिफिट्स, एंड नेक्स्ट है व्हाट चेंज इन न्यू लेबर कोड्स, एंड नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन एन एचआर पर्सनल इंटरव्यू। तो ये भी हमने कवर किया है। तो हम जानेंगे वन बाय वन। तो पहला हमारा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड मैंडेटरी सोशल सिक्योरिटी टू इंडियाज ऑर्गेनाइज वर्कफोर्स थ्रू लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग्स, पेंशन बेनिफिट एंड इंश्योरेंस। तो इसका ईपीएफओ का मेन ऑब्जेक्टिव है सोशल सिक्योरिटी। अब वो सोशल सिक्योरिटी क्या है? जब कोई एम्प्लॉय या वर्कर किसी ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक काम करता है तो उसका सैलरी का एक खास परसेंट एज ए पीएफ उसके अकाउंट में जमा हो जाता है। तो लंबे समय में के बाद जब वो काम करने के बाद रिटायर हो जाता है तो उसको लमसम एक सेविंग उसके पास हो जाती है, और साथ में पेंशन भी मिलती है, और साथ में वो इंश्योर्ड भी हो जाता है। तो इस तरह से सोशल सिक्योरिटी एज ए सोशल सिक्योरिटी उसको ये लाभ ईपीएफओ देता है। EPFO is a statutory body. It works under Ministry of Labour and Employment, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो स्टैचुटरी बॉडी है हमारी EPFO, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो अब हम समझेंगे स्टैचुटरी बॉडी होता क्या है। एक्चुअली मेनली दो बॉडीज होते हैं, स्टैचुटरी बॉडी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब इनमें क्या डिफरेंस है, तो इसके लिए मैंने एक और छोटा सा नोट यहाँ पर बनाया है। आइए पहले इसको देखते हैं। Statutory body in India is an organization created by a law passed by parliament or a state legislature, unlike a constitutional body, which is created directly by the Constitution of India. A statutory body gets its powers and function from the act under which it is formed, so it can be changed or even abolished by passing another law. On the other hand, a constitutional body has stronger authority and cannot be easily changed. In simple terms, if we say a statutory body is more flexible and easier to modify, while a constitutional body is more stable and powerful. इसका सार ये है, जो स्टैचुटरी बॉडी होती है ये इस्टेब्लिश्ड होती है किसी एक्ट द्वारा, यानी कि ये अपनी पावर को ड्रॉ करता है एक एक्ट द्वारा। ये फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि ये इजीली एबोलिश भी किए जा सकते हैं। जब स्टैचुटरी बॉडी बनती है तो कॉन्स्टिट्यूशनली कोई अमेंडमेंट नहीं होता है, जबकि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इजीली चेंज नहीं हो पाता है बिकॉज इसमें जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये स्टेबल होते हैं और पावरफुल होते हैं रादर देन स्टैचुटरी बॉडी। तो स्टैचुटरी बॉडी में टाइम टू टाइम चेंज किया जा सकता है। तो ईपीएफओ भी हमारा एक स्टैचुटरी बॉडी है। नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेबिलिटी।
इसकी एप्लीकेबिलिटी, इट इज़ मैंडेटरी फॉर establishments with 20 or more employees. However, if strength is lesser than 20, such organization can register voluntarily. इसका मतलब यह है कि अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट है और उसमें काम करने वालों की संख्या 20 है या 20 से अधिक है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ईपीएफओ में रजिस्टर करना अपने आप को मैंडेटरी है। अगर 20 से कम है तो ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर निर्भर करता है कि वो रजिस्टर करे या ना करे। पॉइंट नंबर 2, रजिस्ट्रेशन शुड बी डन विद इन ए मंथ वंस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ रीचेस टू 20। अगर किसी दिन ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेंथ है वो 20 या उससे अधिक पहुंच गई है तो उसको 1 महीने के अंदर ईपीएफओ में अपना ईपीएफ के लिए रजिस्टर करना अनिवार्य है। नेक्स्ट, अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है? रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है इसको समझते हैं। PF registration for a new employee is done online by employer via the EPFO employer portal using the register individual option under the member section. The employer uploads KYC details, Aadhaar, PAN, bank, fills out form 11 and uses a digital signature certificate, that is DSC, to generate or link the employee's UN. अगर कोई एम्प्लॉई किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो ये एम्प्लॉयर का दायित्व होता है कि उसको ईपीएफओ पे वो रजिस्टर कराए। जब वो रजिस्टर करता है तो उसका प्रोसेस क्या है उस रजिस्ट्रेशन का, तो पोर्टल में जाके यानी कि ईपीएफओ के पोर्टल में जाके उसको रजिस्टर इंडिविजुअल पे क्लिक करना होता है और उसके अंदर मेंबर पे साइन करना होता है। मेंबर के ऊपर साइन करने के बाद उसको उस एम्प्लॉय की केवाईसी यानी कि जिसमें आधार, पैन और उसका बैंक अकाउंट लिंक करना होता है और उसमें साथ ही वो फॉर्म भरना पड़ता है जो रिक्वायर्ड फॉर्म है, दैट इज फॉर्म 11 एंड यूजेज ए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। और इस तरह से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट वो जनरेट करता है और उसको लिंक करता है उसके यूएएन से। अब हम समझेंगे यूएएन क्या होता है। तो यूएएन फुल फॉर्म इज यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, a 12-digit unique ID issued by EPFO. It acts as a permanent, portable and umbrella account number that links multiple PF IDs from different employers, allowing employees to manage, transfer or withdraw their retirement savings online easily throughout their career. तो यूएन है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ये एक 12 डिजिट का यूनिक आईडी है जो इशू होता है ईपीएफओ से। इट एक्ट्स एज ए परमानेंट, ये एक परमानेंट नंबर होता है, पोर्टेबल होता है एंड अम्ब्रेला अकाउंट नंबर होता है। इट मीन्स इसी नंबर से हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बहुत सारे, बट नंबर रिमेन सेम फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्रांसफर्स लाइक ए बैंक अकाउंट। तो इसको दैट लिंक्स मल्टीपल पीएफ मेंबर्स आईडीज फ्रॉम डिफरेंट एम्प्लॉयर। तो जैसे कि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स होते हैं तो उनके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, तो हर एम्प्लॉयज़ का अलग अलग यूएएन नंबर होता है। अलाउिंग एम्प्लॉय टू मैनेज, एम्प्लॉय इसी अकाउंट से अपने पीएफ को मैनेज करता है, ट्रांसफ़र करता है और विड्रॉ करता है जब वो रिटायर हो जाता है। नो पीएफ बैलेंस बाय गिविंग ए मिस कॉल। अब ईपीएफओ ने एक और फैसिलिटी चला दी है, हालांकि ये फैसिलिटी बहुत पहले से है। सिंपली हम अगर ये इस नंबर पे कॉल करते हैं, एक मिस कॉल देते हैं, तो हमें वो ईपीएफ में कितना बैलेंस है वो जानकारी हमारे पास आ जाती है इजीली। तो ये हुआ ना बहुत बड़ी सुविधा। तो ईपीएफओ दिन पर दिन अपने खुद के नियमों को सिंप्लीफाई कर रहा है एम्प्लॉयज़ के लिए एंड एम्प्लॉयर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेज लिमिट एलिजिबिलिटी। अब इसके लिए क्या है हमारे पास नियम। व्हाट इज वेज एज पर न्यू लेबर कोड। जैसे हम कहते हैं कि वेज लिमिट क्या है या एलिजिबिलिटी क्या है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है क्वेश्चन कि वेज क्या है एज पर न्यू लेबर कोड। तो बेसिक वेज या वेज है बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस, दैट इज डीए, और रिटेनिंग अलाउंसेस नॉट लेस देन 50% ऑफ सीटीसी।
आगे पढ़ लेते हैं, फिर इसको मैं डिटेल में थोड़ा समझाऊंगा। एज पर द कोड ऑन वेज 2019, बेसिक वेज इज डिफाइंड एज ऑल सैलरी, allowances or monetary benefits including basic pay, DNS allowance and retaining allowance that form at least 50% of the total CTC remuneration. It means that जो बेसिक वेज है, बेसिक वेज हमारा सिर्फ तीन चीज़ें रहेंगी इसमें। एक हो गया उसका बेसिक पे का खुद का अमाउंट जो भी रहेगा, इसमें अगर डीए दिया जाता तो डीए इसी बेसिक पे वेज में ऐड होगा, और रिटेनिंग अलाउंस है तो वो भी इसमें ऐड होगा। अब रिटेनिंग अलाउंस का थोड़ा ये अलग कॉन्सेप्ट है, तो इसको बेसिक वेज में कंसीडर किया जाता है। तो इस मैं बता दूं रिटेनिंग अलाउंस क्या है। रिटेनिंग अलाउंस होता है सीजनल वर्कर्स के लिए। ये मेनली हो सकता है जो एग्रीकल्चरल आपके एम्प्लॉई हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड में हैं, ऐसे एम्प्लॉय के लिए हो सकता है। जैसे कि एग्रीकल्चर में होता क्या है कि सीजन टू सीजन काम होता है, यानी कि सपोज कई बार समर में काम हो सकता है, विंटर में काम नहीं हो नहीं है, कई बार विंटर में काम होगा, समर में नहीं होगा। तो ऐसे एम्प्लॉयज जो ऐसे सीजनल वर्क से जुड़े हुए हैं, अगर माना उनके पास गर्मी में काम है, सर्दियों में काम नहीं है, तो गर्मी में जब उनके पास काम है तो उनके पास डेफिनेटली एक निश्चित सैलरी होगी और वो अपना जीवन यापन इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर वही उनके पास विंटर में कोई काम नहीं है तो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? तो इसके मद्देनज़र सरकार ने ऐसे सीजनल वर्कर के लिए एक रिटेनिंग अलाउंसेस का प्रोविजन रखा है, जिसमें एम्प्लॉयर को वो रिटेनिंग अलाउंस उस ऑफ सीजन में, यानी कि जब सीजन नहीं है उनके काम करने का, उनको दिया जाता है, ताकि उनके पीएफ में जो कंट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यू बना रहे। नेक्स्ट है कि एक्सक्लूडेड। अब हम इसको आगे देखते हैं, इसी टर्म को। एक्सक्लूडेड आइटम्स लाइक HRA or conveyance cannot exceed 50% of the total wage. Any excess is added back to the wage base for statutory calculation. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि माना हमारे पास एक सैलरी है 2000 की, मान लेते हैं हमने किसी एम्प्लॉय की सैलरी बनाई 2000, एग्जाम्पल है, और हमने उसका जो HRA है, कन्वेंस है, ये रख दिया 1200 रुपये। ठीक है, 1200 रुपये रख दिया। तो आप देख सकते हैं कि 1200 इस 2000 का 50% तो है नहीं, 50% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 200 रुपये ज़्यादा है। तो हमें शर्त हमारे साथ नए कोड के हिसाब से यह है कि ये 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 200 रुपये बैक का हम बेसिक वेज में हमें डालना पड़ेगा। तो इस तरह से इसको हम सिर्फ फिक्स कर पाएंगे 1000, यानी 50% ऑफ बेसिक वेज, राइट। तो ये टर्म ये कहता है कि आपका जो अदर्स है वो भी 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 50% से ज़्यादा है तो वापस वो बेसिक वेज में ऐड हो जाएगा। उसका रीज़न ये है कि आप अदर्स को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर आप अदर्स को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपका बेसिक वेज कम हो जाएगा। बेसिक वेज कम हो जाएगा तो पीएफ में जो कंट्रीब्यूशन है वो भी कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि बेसिक वेज कम हो और उसकी वजह से पीएफ कम हो, यानी कि उसको जब वो रिटायर हो जाएगा एम्प्लॉई या वर्कर, तो उसकी जो सोशल सिक्योरिटी है वो कम हो जाएगी। तो उसकी सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहती है गवर्नमेंट, इसलिए उस बेसिक वेज को हमेशा 50% या उससे अधिक आप दे सकते हैं, बट 50% से कम नहीं दे सकते। नेक्स्ट, द मैंडेटरी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड सैलरी लिमिट इज 15,000 पर मंथ, that is basic plus DNS allowances. Employees earning up to this amount must join the PF scheme. If basic salary exceeds 15,000, contribution is optional or capped at 15,000 unless agreed otherwise by the employer or employee. The mandatory employee provident fund salary limit is 15,000. इसका मतलब है कि अभी तक EPFO के अंडर जो सैलरी होनी चाहिए वो 15,000 या इससे कम हो, उसके लिए
ईपीएफओ में कंट्रीब्यूट करना मैंडेटरी है। एम्प्लॉयज अर्निंग अप टू दिस अमाउंट मस्ट ज्वाइन द ईपीएफ स्कीम। ठीक है, तो अगर इसके अंदर है तो उस एम्प्लॉयज को इस स्कीम के अंदर रजिस्टर कराना बहुत अनिवार्य है। इफ बेसिक सैलरी एक्सीड्स 15,000, यदि उसकी बेसिक सैलरी 15,000 से अधिक है तब कंट्रीब्यूशन ऑप्शनल रहेगा, वो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, ये डिपेंड करेगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो 15,000 पे ही कराए, या जितना उसकी बढ़ गई है 15,000 से ज़्यादा, माना 20,000 तक उसकी सैलरी आ गई है बेसिक वेज, वो 20,000 पे भी कर सकता है और 15,000 पे भी कर सकता है, ये ऑप्शनल रहेगा। और ऑप्शनल उसी केस में रहेगा जब 15,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय की सैलरी हो, उससे पहले नहीं। जब तक उसकी 15,000 है तो 15,000 पे मैंडेटरी रहेगा कंट्रीब्यूशन करना, अगर जैसे ही 15,000 से ज़्यादा होती है तो फिर ऑप्शनल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूशन रेट स्प्लिट स्ट्रक्चर। अब ये क्या है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए गोज इनटू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ, यानी कि जो भी बेसिक वेज है उसका 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन रहेगा 12% ऑफ वेज बेसिक प्लस डीए, एम्प्लॉयर का भी 12% रहेगा, लेकिन उसका 12% कुछ इस तरह स्प्लिट होगा। जैसे ईपीएफ में एम्प्लॉय पेंशन फंड में एज पर द अकाउंट नंबर 1 में 3.67% जाएगा उस बेसिक वेज का, और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस में अंडर द अकाउंट नंबर 10 8.33% जाएगा, और मैक्सिमम ये 1250 पर मंथ ही जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं है। और जाएगा ईडीएलआई में, ईडीएलआई मतलब एम्प्लॉय डिपॉजिटर लिंक इंश्योरेंस में जाएगा अंडर अकाउंट नंबर 21, दैट इज 0.5%। और एडमिन चार्ज भी एम्प्लॉयर ही पे करेगा सिर्फ, वो होगा 0.5% ऑफ बेसिक प्लस डीए पेबल बाय द एम्प्लॉयर, यानी कि बेसिक का 0.5%, ये भी एम्प्लॉयर के खाते से जाएगा। एडिशनली 10% कंट्रीब्यूशन रेट इज अप्लीकेबल इन फ्लोइंग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। सारे इंडस्ट्रीज में 12% का रेशियो नहीं है, किसी में 10% का भी है। वो कौन से इंडस्ट्रीज हैं, जैसे बीड़ी इंडस्ट्री, ब्रिक इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज, तो इनमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की तरफ से 10-10% का प्रोविजन है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंक्लूजन अंडर दिस एक्ट। वैसे तो हमने ये पढ़ ही लिया है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। इस जो ईपीएफओ है इसमें मेन 3 तरह की चीज़ें हैं। एक तो होता है पीएफ, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 के अंदर, जो हम सिंपली जिसको हम पीएफ कहते हैं। दूसरा होता है एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम ईपीएस, जो एक पार्ट जो एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय के अकाउंट में एज ए पेंशन, ये है जिसमें 8.33% ऑफ बेसिक वेज डिपॉजिट होता है एम्प्लॉयर के साइड से। तीसरा है एम्प्लॉयज़ डिपॉजिटेड लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1976, ईडीएलआई हम जिसको कहते हैं, यानी कि एम्प्लॉय को का इंश्योरेंस भी इससे होता है जो एम्प्लॉयर पे करता है। तो इसमें बेसिकली ये 3 चीज़ें हैं। अब हम थोड़ा इसको डिटेल में समझेंगे कि ईपीएस क्या है और ईडीएलआई क्या है, क्योंकि हम बार बार ईपीएस ईडीएलआई कह रहे हैं। तो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम क्या है, अंडर ईपीएफओ सर्विस मैंडेटरी सोशल सिक्योरिटी। तो ईपीएफओ के अंदर ईपीएस मैंडेटरी सोशल सिक्योरिटी है, ऑफरिंग ए मंथली पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, जो एक मंथली पेंशन ऑफर करता है या पे करता है रिटायर्ड एम्प्लॉय को आफ्टर द एज ऑफ 58 और अर्ली रिटायरमेंट एज बिटवीन 50 to 57 विथ एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। यानी कि अगर किसी एम्प्लॉय की 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा की सर्विस है, ईपीएस के अंदर उसको फिर पेंशन दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद, ताकि उसको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसको प्रोवाइड हो सके अपने और अपने परिवार को पालने के लिए। नाउ ईडीएलआई, द ईडीएलआई मीन्स एम्प्लॉयज डिपॉजिटेड लिंक इंश्योरेंस स्कीम अंडर द ईपीएफ और MP Act 1952 provides life insurance coverage to active PF members with no employee contribution. Upon the death of an employee during service, a tax-free lump sum payment is paid to this nominee with maximum benefit up to 7 lakh.
तो इसमें एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस होता है। अगर एम्प्लॉय कभी किसी दुर्घटनावश अगर एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को इवन 7 लाख तक का इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। नेक्स्ट है कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट। कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट एम्प्लॉय के पार्ट से भी और एम्प्लॉयर के पार्ट से भी। अब पहला हम पढ़ते हैं कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्लॉयर्स। Employer must register with the EPFO within 30 days of reaching 20 employees, a threshold that remains valid even if the employees count drops below 20 later। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 20 से अधिक एम्प्लॉय हैं तो 30 डेज के अंदर उसको EPFO में रजिस्टर करना होता है। यदि ये स्ट्रेंथ कभी ड्रॉप हो भी जाती है 20 से नीचे तो भी उसको कंटिन्यू EPFO में बना रहना होता है और उसको कंट्रीब्यूशन लगातार करना होता है एम्प्लॉयर को। साथ में रजिस्ट्रेशन एंड यूएन जनरेशन, ऑब्टेन ए PF एस्टेब्लिशमेंट कोड एंड जनरेट ए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर फॉर ईच एम्प्लॉय। ये भी एम्प्लॉयर का ही दायित्व होता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को EPFO में इस्टेब्लिश करे और एक अपने लिए कोड जनरेट करे, दैट इज PF एस्टेब्लिशमेंट कोड। और साथ में जो उसमें काम करने वाले एम्प्लॉय हैं या वर्कर हैं उनके लिए वो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर क्रिएट करें ताकि उनमें उनके अकाउंट्स में वो कंट्रीब्यूट कर सके। मंथली कंट्रीब्यूशन इन फाइलिंग, डिडक्ट 12% ऑफ बेसिक वेज प्लस DA फ्रॉम एम्प्लॉयज एंड कंट्रीब्यूट ए मैचिंग 12% स्प्लिट एज 3.61% टू PF एंड 8.33% टू EPS। और मंथली कंट्रीब्यूशन एंड फाइलिंग बहुत ज़रूरी है, जो 12% ऑफ बेसिक वेज है फ्रॉम एम्प्लॉयर की तरफ से एंड एम्प्लॉय की तरफ से, जिसमें एम्प्लॉयर की तरफ से जो स्प्लिट होता है कंट्रीब्यूशन वो 3.67% टू PF एंड 8.33% टू EPS होता है। नाउ डिपॉजिट डेडलाइन, रिमिट द टोटल कंट्रीब्यूशन टू EPFO थ्रू इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न ऑन और बिफोर द 15th ऑफ फॉलोइंग मंथ। एक डेडलाइन होती है जो जिस पीरियड के अंदर एम्प्लॉयर को ये कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट करना ही होता है, वो है 15 तारीख। यानी कि पिछले महीने का जो कंट्रीब्यूशन है वो अगले महीने की 15 तारीख तक डिपॉजिट होना चाहिए। और इस तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न पे डॉक्यूमेंट जनरेट होता है जो ये शो करता है कि एम्प्लॉयर ने ये कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट कर दिया है। नेक्स्ट, KYC compliance, what the things are uploaded by employer side। तो एम्प्लॉयर क्या क्या इसमें करता है, एक तो आधार अपलोड करता है, पैन एम्प्लॉय का, बैंक डिटेल्स एम्प्लॉय का ये डिपॉजिट करता है एंड वेरीफाइड ऑन द यूनिफाइड पोर्टल टू अवॉइड पेमेंट ब्लॉक्स, और उसको वेरीफाई करता है। रिकॉर्ड मेंटेनेंस, रिकॉर्ड भी मेंटेन करता है, जैसे मेंटेन वेज रजिस्टर को मेंटेन करता है, कंट्रीब्यूशन रजिस्टर को मेंटेन करता है, इंस्पेक्शन रेडी रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन करता है। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अथॉरिटी चेक करने के लिए आता है तो उसको हमेशा अपने रिकॉर्ड्स को अप टू डेट रखना होता है। फॉर्म सबमिशन, फॉर्म 5 न्यू एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन होता है, इसको प्रिपेयर करना पड़ता है एम्प्लॉयर को। फॉर्म 10 एम्प्लॉय एग्जिट डिटेल्स प्रिपेयर करना होता है। फॉर्म 12A मंथली पेमेंट समरी भी एम्प्लॉयर को प्रिपेयर करनी होती है। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंस, अगर इन कंप्लाइंसों को एम्प्लॉयर फॉलो नहीं करता है उसके लिए पेनल्टी का भी प्रोविजन है। वो पेनल्टी क्या है, पहले क्या था और अब क्या है। फेलियर टू डिपॉजिट द एम्प्लॉयज डिडक्टेड शेयर इज क्रिमिनल ऑफेंस। सबसे पहले तो अगर एक एम्प्लॉयर जमा नहीं करता है, ये डिपॉजिट नहीं करता है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, तो इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। डिलेड पेमेंट अटैक 12% इंटरेस्ट पर मंथ पर एनम एंड पेनल्टी डैमेज। पहले क्या था कि ये जो पेनल्टी थी 12% इंटरेस्ट था पर एनम यानी कि जितना भी उसको जमा करना है एम्प्लॉयर को उसका 12% पर एनम के हिसाब से उसको डिपॉजिट करना पड़ता था EPFO के अंदर, विच हैव बीन सिंप्लीफाइड। अब उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है टू 1% पर मंथ ऑन एरियर्स सिंस जून 2024। जून 2024 से उसको 1% कर दिया गया पर मंथ के हिसाब से। जो भी एरियर्स उसको डिपॉजिट करना पड़ता है उसका 1% पर मंथ के हिसाब से उसको यानी एम्प्लॉयर को पेनल्टी पड़ती है। कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट
फॉर एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ को क्या फॉलो करना पड़ता है, क्या मेंटेन करना पड़ता है? Employees are responsible for providing correct information to ensure seamless UN activation and fund management. एम्प्लॉय को चाहिए कि उसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन ईपीएफओ में डालनी पड़ती है, अपलोड करनी पड़ती है। केवाईसी सबमिशन इसके अंदर अंतर्गत प्रोवाइड एक्यूरेट आधार, उसको एक्यूरेट आधार देना पड़ता है, पैन डिटेल्स भरना पड़ता है, बैंक अकाउंट नंबर डालना पड़ता है टू द एम्प्लॉयर फॉर लिंकिंग विथ यूएन, ताकि वो प्रॉपरली यूएन से लिंक हो सके। फॉर्म 11 डिक्लेरेशन भी एम्प्लॉय को देना पड़ता है, जो फिल्स दैट इज रिलेटेड टू द ज्वाइनिंग ऑफ द एम्प्लॉय टू एन ऑर्गेनाइजेशन। He fills out Form 11 at the time of joining to disclose previous PF membership details, ensuring continuity to the account. तो ये भी एम्प्लॉय को फिल करना पड़ता है और एम्प्लॉयर को देना पड़ता है। नॉमिनेशन अपडेट बेनिफिशियरीज एंड फैमिली पार्टिकुलर्स थ्रू द यूएन पोर्टल। यूएन पोर्टल के अंतर्गत एम्प्लॉय को अपना जो नॉमिनी है उसका भी डिटेल्स उसमें फिल करना पड़ता है। ट्रांसफर और विड्रॉल यूटिलाइज द यूएन पोर्टल टू ट्रांसफर फंड व्हेन चेंजिंग जॉब्स और अप्लाई फॉर द विड्रॉल्स। एम्प्लॉय यूएन पोर्टल के थ्रू जब वो जॉब चेंज करता है तो वहाँ भी वो डिटेल्स अपडेट कर सकता है। आधार लिंक्ड मोबाइल, हमेशा जो मोबाइल आधार से लिंक है उसी को ईपीएफओ के अंदर एम्प्लॉय को डालना होता है। अगर वो कुछ और मोबाइल नंबर डालते हैं तो इससे केवाईसी में दिक्कत आ सकती है और उसको अपने अकाउंट को मेंटेन करने में भी दिक्कत हो जाती है या मैनेज करने में दिक्कत हो सकती है, जैसे ट्रांसफ़र या विड्रॉल एटसेट्रा। अब हम समझते हैं एक एग्जांपल। सपोज एन एम्प्लॉय हुज नेम इज राम वर्किंग विद ए ध्रुव ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। ही इज ब्लू कॉलर एम्प्लॉय हुज बेसिक सैलरी इज बेसिक प्लस डे इज 15,000 per month. Explain how different contribution will be made according to Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952। यानी कि एक एम्प्लॉय है राम जिन्होंने ध्रुव ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को ज्वाइन किया है और जिनकी बेसिक वेज है 15,000। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि इस ईपीएफओ एक्ट के अंतर्गत उसको कैसे कैसे कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा या उसके एम्प्लॉयर को कैसे कैसे कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होगा 12% ऑफ 15,000 दैट इज 1,800 रुपये। एक तो एम्प्लॉय से ये वेज कंट्रीब्यूट होगा ईपीएफओ के अंदर, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा कंट्रीब्यूशन ऑन इन ईपीएस में 8.33% ऑफ द 15,000 दैट इज 1,250 रुपीज़, एंड कंट्रीब्यूशन इन पीएफ that is 3.6% of 15,000 that is 550 rupees from employer side, and employee deposit link insurance EDLI में 0.5% of 15,000 यानी कि 75 रुपीज़ यहाँ से जमा होंगे। एडमिन चार्जेस फॉर पीएफ दैट इज 0.5% ऑफ रुपीज़ 15,000 दैट इज रुपीज़ 75 अगेन। एडमिन चार्जेस फॉर EDLI इज नील। तो ये वाला सेक्शन पूरा डिपॉजिट किया जाएगा एम्प्लॉयर की तरफ से, और ये वाला एम्प्लॉय की तरफ से। राम के केस में ये डिपॉजिट होगा। नेक्स्ट विड्रॉल। विड्रॉल का प्रोसीजर क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन पीएफ विड्रॉल प्रोसीजर। लॉगिन सबसे करना पड़ेगा हमें ईपीएफओ मेंबर पोर्टल के अंदर एंड साइन इन विथ योर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, पासवर्ड एंड कैप्चा। यानी कि उसको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर अपना डालना पड़ेगा और साथ में पासवर्ड और कैप्चा जो भी टेक्स्ट है या अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट है उसको वहाँ फीड करना पड़ेगा, और अपने वेरीफाई करना पड़ेगा अपने केवाईसी को। चेक अंडर द मैनेज टैप टू इंश्योर आधार पैन बैंक अकाउंट डिटेल्स आर वेरीफाइड, और मैनेज बटन के अंतर्गत उसको आधार पैन और अपना बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। एंड इनिशिएट क्लेम, नेविगेट टू द ऑनलाइन सर्विसेज, टैप एंड सेलेक्ट क्लेम दैट इज फॉर्म नंबर 31, 19, 10C एंड 10D। ऑनलाइन सर्विस बटन के अंदर कर उसको सिलेक्ट करके ये क्लेम फॉर्म फिल करके सबमिट करना पड़ेगा। वेरीफाई अकाउंट नंबर, इंटर द लास्ट 4 डिजिट ऑफ योर रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट एंड क्लिक वेरीफाई। और एम्प्लॉय को अपना लास्ट के जो 4 डिजिट्स हैं बैंक अकाउंट के वो डाल के उसको वेरीफाई पे क्लिक करना पड़ेगा एज पर प्रोसीजर। सिलेक्ट क्लेम फॉर्म, चूज दिस रिक्वायर्ड फॉर्म फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, और ड्रॉप डाउन मेन्यू से उसको ये फॉर्म 19, फॉर्म 10C, फॉर्म 31 सेलेक्ट करने पड़ेंगे, और जिसमें 19 फाइनल सेटलमेंट के लिए होता है और 10C पेंशन विड्रॉल के लिए होता है।
और 31 पार्शियल विड्रॉल या फिर एडवांस के लिए होता है, जैसे मेडिकल, हाउसिंग, मैरिज एट्सेट्रा। तो इनको आप अच्छी तरह नोट कर लें कि फॉर्म 19 किसके लिए यूज होता है, 10C किसके लिए यूज होता है, 31 किस लिए यूज होता है। नाउ सबमिट चालान, सेलेक्ट द पर्पस, एंटर द अमाउंट, अपलोड डॉक्यूमेंट इफ रिक्वायर्ड एंड देन क्लिक ऑन द सबमिट बटन। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर दें। उसके बाद ऑथेंटिकेट, OTP ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेट द सबमिशन यूजिंग ऑन OTP सेंड टू योर आधार लिंक्ड मोबाइल। तो फिर आपके पास एक OTP नंबर आ जाएगा, उस OTP नंबर को उसमें डाल दें तो आपका क्लेम प्रोसेस हो जाएगा। तो ये थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नहीं है, बट आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा कि विड्रॉवल का प्रोसीजर क्या है। नेक्स्ट है की रिक्वायरमेंट एंड इंफॉर्मेशन। एम्प्लॉयर अप्रूवल, द क्लेम इज प्रोसेस्ड आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, ऑल्दो फॉर ऑनलाइन क्लेम्स दिस इज फास्ट। आपने कर दिया अपने तरफ से क्लेम, दैट इज ओके फ्रॉम योर साइड, बट पैरेलली उसको एम्प्लॉयर द्वारा वेरीफाई करना पड़ता है प्रोसेस के लिए। एम्प्लॉई अप्रूवल उसके लिए जरूरी चाहिए। नाउ प्रोसेसिंग टाइम, जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 7 से 15 दिन का इसमें लगता है। जहाँ तक एलिजिबिलिटी की बात है, टू विड्रॉ यू मस्ट बी करंटली अनएम्प्लॉयड और हैव लेफ्ट योर जॉब, वेटिंग पीरियड में अप्लाई। इसका मतलब है कि अभी आप अनएम्प्लॉयड हैं जब आप इसको विड्रॉ कर रहे हैं, या आप अपने जॉब चेंज कर दिया है, तो जो भी वेटिंग पीरियड है वो अप्लाई होगा। उमंग ऐप, द विड्रॉल प्रोसेस कैन ऑल्सो बी इनिशिएटेड थ्रू उमंग ऐप। उमंग ऐप से भी आप विड्रॉल प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, as of 2026 new EPFO rules allow members to withdraw up to 75% of their PF balance after 1 month of unemployment with the remaining 25% accessible after 12 months। इसका मतलब है कि 2026 के न्यू EPFO रूल्स के अंतर्गत आप 75% विड्रॉ कर सकते हैं आफ्टर 1 month ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विद द रिमेनिंग 25% एक्सेसिबल आफ्टर 12 मंथ। लेकिन बाकी का जो 25% है वो 12 महीने के बाद ही आप विड्रॉ कर पाएंगे। पार्शियल विड्रॉज आर परमिटेड फॉर मेडिकल एजुकेशन, मैरिज और हाउसिंग नीड्स। फुल विड्रॉल इज अलाउड अपॉन रिटायरमेंट, टिपिकली आफ्टर एज ऑफ 55 और 1 month पोस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। जो पार्शियल विड्रॉल्स है वो पहले भी परमिट हो सकता है बेस्ड ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, एजुकेशन, मैरिज और हाउसिंग नीड्स के बेसिस पे। फुल विड्रॉल इज अलाउड अपॉन ओनली रिटायरमेंट और टिपिकली आफ्टर 15 और 1 month पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड वट एवर द क्राइटेरिया कम्स अंडर इट, राइट। नाउ बेनिफिट्स। अब ईपीएफओ के बेनिफिट्स क्या है? एक तो टैक्स फ्री सेविंग्स है, ये जो भी आप इसमें ट्रांजेक्शन करते हैं वो टैक्स फ्री होता है, और इसमें जो इंटरेस्ट होता है कंपाउंड होता है। ये सिक्योर रिटायरमेंट कॉर्पस होता है, यानी कि रिटायरमेंट के बाद हमारे पास या किसी भी रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के बाद अपना एक सर्टेन सेविंग्स होती है, और लाइफ इंश्योरेंस होता है। पार्शियल विड्रॉवल फॉर एमरजेंसीज लाइक मेडिकल, मैरिज, एजुकेशन के लिए वो पार्शली विड्रॉ भी कर सकता है। ईजी पोर्टेबिलिटी ऑफ द अकाउंट, और अकाउंट को ईजिली पोर्टेबल भी कर सकता है, यानी कि एक जगह से अगर जॉब छोड़ के दूसरी जगह जाता है तो वो अकाउंट पोर्टेबल हो जाता है, यानी कि अकाउंट को वहाँ हम दूसरे एम्प्लॉयर को ट्रांसफ़र करके अपना कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ करवा सकते हैं। व्हाट चेंज इन न्यू लेबर कोड? न्यू लेबर कोड, अब पुराने लेबर कोड में अब क्या फ़र्क है? तो पहला फीचर है सैलरी स्ट्रक्चर के अंतर्गत। जैसे ओल्ड रूल्स ईपीएफ एक्ट 1952 के अंतर्गत था बेसिक सैलरी ऑफन केप्ट लो एंड अलाउंसेस हाई, रिड्यूसिंग पीएफ कंट्रीब्यूशन। पहले क्या था कि बेसिक सैलरी को लो रखा जाता था, अदर को थोड़ा हाई रखा जाता था, जिसमें क्या था कि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है कम हो जाता था, और कम हो जाता था, और अल्टीमेटली पीएफ अमाउंट भी कम हो जाता था एम्प्लॉय के लिए। बट अब 50% रूल आ गया, जिसमें बेसिक वेज, डीए एंड रिटेनिंग अलाउंसेस मस्ट बी एटलीस्ट 50%। लेकिन अब मैंडेटरी रूल यही है कि अब 50% से कम नहीं होना चाहिए टोटल सीटीसी का जो बेसिक वेज है। और नेक्स्ट फीचर है पीएफ कंट्रीब्यूशन, लोअर्ड ऑन लोअर बेसिक पे, हायर टेक होम पे। पहले क्या था कि बेसिक लो होता था तो टेक होम सैलरी ज़्यादा होती थी, और लेकिन
जो सोशल सिक्योरिटी एज ए सोशल सिक्योरिटी जो अमाउंट है पीएफ वो कम होता था। अब ऐसा नहीं है, हायर मैंडेटरी पीएफ है कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यू टू द हायर बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी को 50% कर दिया गया है, वो उससे कम नहीं होना चाहिए, तो आप एक निश्चित आपका पीएफ अमाउंट होगा, यानी कि पहले की अपेक्षा जो पीएफ में जो अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा। विदड्रॉल्स, पहले क्या था, कॉम्प्लेक्स 13 डिफरेंट टाइप स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटेशन था, पहले स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटेशन था और 13 डिफरेंट टाइप्स के थिंग्स थे जो फुलफिल करने पड़ते थे विड्रॉल के। नाउ दे हैव बीन सिंप्लीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज ओनली। अब इनको केवल 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है, 3 सिंप्लीफाइड कैटेगरीज में। अब ये प्रोसेसिंग थोड़ा फास्ट हो जाता है। कवरेज स्कोप लिमिटेड टू कन्वेंशनल एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। पहले ये सिर्फ कन्वेंशनल एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के तक ही सीमित था, अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है टू ऑर्गेनाइज एज वेल एज अनऑर्गेनाइज, लाइक अनऑर्गेनाइज सेक्टर, गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी ये एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट, मुझे बार बार पेन पिक करना पड़ा, इसमें पेन ऑफ हो जा रहा है बार बार, तो इसके लिए सॉरी। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन एचआर पर्सन इंटरव्यू में क्या हो सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पीएफ कंट्रीब्यूशन स्प्लिट। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईपीएफ कंट्रीब्यूशन का क्या स्प्लिट है। तो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ देयर बेसिक सैलरी प्लस डीए, दैट इज डियरनेस अलाउंस। एम्प्लॉयर contribution will be 12%, but this is split into 3.67% for PEPF and 8.33% for EPS. It means pension scheme, employee pension scheme. पहला क्वेश्चन क्लियर है, कंट्रीब्यूशन स्प्लिट पहले भी हमने डिस्कस किया, तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर ईपीएफ? इट इज मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉयज अर्निंग ए बेसिक सैलरी दैट इज 15,000 पर मंथ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूएन एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? यूएन स्टैंड फॉर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। इसका आंसर है कि यूएन स्टैंड फॉर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। इट इज a 12-digit number assigned to every employee, allowing them to manage and transfer their PF account across different employees seamlessly. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन कैन एन एम्प्लॉय विथड्रॉ देयर ईपीएफ? इसका आंसर है फुल विथड्रॉल इज सिंपली परमिटेड आफ्टर द रिटायरमेंट एज, दैट इज 58 or resignation. However, he or she also needs to be adhered with the other terms and conditions like period, that is after how much time he or she is eligible to extract and what percentage. Next question है what is the difference between EPF and EPS? EPF, Employee Provident Fund, it is a saving scheme, whereas the EPS is Employee Pension Scheme, provides a pension after 58 years of age if services continuously for more than 10 years. पहले भी हमने डिस्कस किया, तो इसका आंसर आप इजीली समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द पेनल्टी इफ द कंपनी फेल्स टू डिपॉजिट पीएफ? Companies face heavy fines, interest, or overdue payments and potential legal action under the EPFO guidelines. Question number 7 है what is the role of an employer in PF transfer? इसका आंसर है employer must ensure the digital signature is registered, allowing them employee to file online transfer claims. इसका मतलब यह है कि एम्प्लॉयर को अपने डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर कराने होते हैं ईपीएफओ पोर्टल पे, ताकि जब भी एम्प्लॉय को ज़रूरत है किसी वेरिफिकेशन के वो इजीली कर पाए, उसको ईपीएफओ रिकॉग्नाइज कर पाए, उसको पहचान पाए, उसको आइडेंटिफाई कर पाए अपने ईपीएफओ एम्प्लॉयर को। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द टैक्स स्टेटस ऑफ ईपीएफ? आंसर है ईपीएफ इज एग्जम्प्ट, यानी कि ईपीएफ बिल्कुल एग्जम्प्टेड है, फ्री फ्रॉम एनी टैक्स है, whether it is contribution, interest and withdrawals, right? If withdrawal after 5 years of continuous service, यदि वो withdrawal आपको 5 साल के बाद विड्रॉ किया गया है विड्रॉल के टर्म्स में अगर बात करें। नेक्स्ट, ये कुछ अलग से क्वेश्चन है, जैसे सम ट्रिकी क्वेश्चन मे आल्सो बी आस्क्ड, लाइक इसमें पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट हैपन्स इफ एम्प्लॉयज वांट टू कंट्रीब्यूट मोर देन 12%? कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्या एम्प्लॉय 12% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है? एम्प्लॉय, इसका आंसर है एम्प्लॉय कैन कंट्रीब्यूट मोर अंडर वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। यस, वीपीएफ के अंदर वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। एम्प्लॉय इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू मैच एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन, पर जरूरी नहीं है
कि उतना ही परसेंटेज एम्प्लॉयर को भी शेयर करना पड़ेगा। एम्प्लॉयर अपना 12% ही करेगा। इज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऑलवेज 12%? नहीं, नॉर्मली ये 12% होता है, बट 10% अप्लाइज टू सर्टेन इंडस्ट्रीज लाइक बीड़ी, ब्रिक एटसेट्रा, जो हमने पढ़ा था ऊपर के स्लाइड्स में। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैपेंस इफ सैलरी इज 25,000 विल ईपीएस इंक्रीजेस? इसका आंसर है ईपीएस इज कैप्ड एट 15,000 ओनली, यानी कि 25,000 पे नहीं, ईपीएस हमेशा कैप्ड होता है 15,000 पे। सो मैक्स ईपीएस 1250 ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। व्हाट इज द मिनिमम पीएफ एडमिन चार्जेस? इसका आंसर है मिनिमम एडमिन चार्जेस इज 500 पर मंथ। इफ नो एम्प्लॉय, इन दैट केस ओनली ₹75। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो क्लिप। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। आई होप कि मैं पूरी तरह कोशिश करूँगा कि आपके क्वेरीज के आंसर दूँ। तो धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक ऐसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।